हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप जो मेरा पिछला लेक्चर था जो डिपॉजिट्स के ऊपर था उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। प्लस उसमें जो मैंने डिटेल समझाई वो आपको जो है वो ठीक प्रकार से समझ आ गई होगी। आज जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जब हमने खत्म किया था कि आज हम बात करेंगे डिपॉजिट के अंदर। जब हम बात करते हैं तो हम एक और चीज की बात करते हैं, दैट इज KYC, नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानिए। क्या होता है, किस कारण से इसको बनाया गया और बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान उसको किस प्रकार से लागू करते हैं, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें केवाईसी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केवाईसी है क्या और बैंक उसको लेते क्यों है। एक्चुअली बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो पब्लिक डीलिंग करता है। बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं या बैंक से हम लोन लेते हैं, तो बैंक को कम से कम यह पता होना चाहिए कि बैंक किस व्यक्ति का खाता खोल रहा है, या जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, तो वो किस व्यक्ति को दे रहा है, उसके बिजनेस रिलेशंस क्या है, वो कहां पर काम करता है, कहां रहता है, उस सब की जानकारी बैंक के पास होनी चाहिए। एक्चुअली ये केवल बैंक के लिए ही नहीं है। अगर हम केवाईसी की बात करें तो आपने देखा होगा कि केवाईसी ना केवल आप बैंक में जमा करते हैं बल्कि अन्य स्थानों पर भी जमा करते हैं। जैसे कि हम बात करें, आप मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए गए, LPG कनेक्शन लेने के लिए गए, या आपने कोई LIC पॉलिसी लिया, उन सब चीजों के अंतर्गत। यानी कि जहां पर भी कोई पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व है वहां पर अब KYC मैंडेटरी है। मैंडेटरी का अर्थ हो गया कि वहां पर ये हमें जमा करना ही करना है। यदि हम जहां पर भी हम कोई पब्लिक सर्विस लेते हैं वहां पर यदि हम KYC डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते तो वो एजेंसी या वो संस्था हमें उस सुविधा को देने के लिए मना कर देती है जो सुविधा वो कंपनी या एजेंसी या बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। KYC बेसिकली जो आया, आपने एक टर्म सुना होगा PMLA 2002। PMLA 2002 के अंतर्गत KYC मैंडेटरी है। PMLA इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंतर्गत पास किया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, यानी कि संसद के अधिनियम के अंतर्गत इसको लागू किया गया। जो अगर हम बात करें PMLA की, इसका डेट ऑफ इसका इनेक्टमेंट जो आता है, इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है दैट इज 17/1/2003 and
डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि लागू होने की तारीख, दैट इज 1 जुलाई 2005। यानी कि पीएमएलए अधिनियम 2002 ये संसद से पारित हुआ 17/1/2003 को, और पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2005 से, जिसमें कोई भी संस्था जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है उसको ये अधिकार है कि वो भारत में उस रहने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी हासिल कर सकती है जहां पर भी वो उसको देना चाहती है। अगर इसमें एक सवाल और पूछा जाए कि बैंक कस्टमर है कौन, कौन वो व्यक्ति है जो बैंक का कस्टमर है? एक्चुअली इस अधिनियम से पहले, पीएमएलए 2002 से पहले बैंक कस्टमर की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत बैंक के कस्टमर्स को डिफाइन किया गया। इसके अंतर्गत केवल वही व्यक्ति नहीं जिसका बैंक में खाता हो वो बैंक कस्टमर है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक से किसी भी प्रकार की सुविधा लेता है, बैंक के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कार्य करवाता है, उसे बैंक का ग्राहक माना जाएगा। यानी कि यदि आपने बैंक में खाता खोला या बैंक में आपने जमा करवाया या ऋण लिया तो आप बैंक के कस्टमर बन गए। परंतु यदि आपने बैंक से कोई, मान लेते हैं आपने एक डीडी बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि जब डीडी बनवाया बैंक के कस्टमर ही हो, बैंक में आपका अकाउंट ही हो, लेकिन यदि आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और यदि आप बैंक में डीडी बनवाने के लिए जाते हैं, तब आप उस समय बैंक के कस्टमर, बैंक के ग्राहक बन जाते हैं, तथा बैंक को यह अधिकार है कि वो आपसे आपका जो है नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। अगर हम बात करें पीएमएलए की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसका अर्थ होता है कि भारत में ब्लैक मनी को रोकना, काले धन को रोकना, प्लस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्लैक मनी को रोकना, प्लस बेनामी प्रॉपर्टीज को रोकना और अन्य प्रकार के कर चोरी या जो कुछ भी है उन सबको रोकना, करप्शन को रोकना, इस सब एक्ट के अंतर्गत जो है वो आता है। जब हम नो योर कस्टमर की बात करते हैं, यहां पर भारत सरकार ने कुछ नियम लागू किए हुए हैं जिसके अंतर्गत भारत में कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्विस लेता है उसको केवाईसी के अंतर्गत 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। एक होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिसको बोलते हैं फोटो आईडी, और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ, यानी कि आपका एड्रेस का प्रूफ। आईडी प्रूफ में यहां पर हम 2 चीजों का विशेष रूप से लेते हैं। पहला होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है, आज के समय में इसको हम नाम देते हैं आधार कार्ड। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड, नंबर 6 एनी अदर डॉक्यूमेंट as accepted by bank as ID, photo proof।
कोई भी अन्य फोटो कार्ड, कोई भी अन्य फोटो कार्ड जिसे बैंक फोटो आईडी के रूप में स्वीकार करे। पहला पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एक्सेप्टेड बाय बैंक एज आईडी फोटो प्रूफ। जैसे आपका नियोक्ता का परिचय पत्र, पहचान पत्र, यानी कि आप जहां पर जॉब कर रहे हैं उसका आईडी प्रूफ, या आप किसी कॉलेज में हैं कॉलेज का आईडी प्रूफ, या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट। दूसरा आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जहां पर कि आपका एड्रेस मेंशन्ड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, या एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एक्सेप्टेड बाय बैंक एज एड्रेस प्रूफ। कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट जिसको बैंक एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार करे उसे हम केवाईसी के अंतर्गत मानते हैं। बैंक में जब आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपको एक आईडी प्रूफ देना है और एक एड्रेस प्रूफ देना है। दोनों चीजें अलग अलग आपको जमा करनी है। लेकिन पासपोर्ट और आधार कार्ड, इन दोनों को बोला जाता है, इनको एक अलग से नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट और आधार कार्ड इन्हें बोला जाता है पूर्ण केवाईसी डॉक्यूमेंट। यानी कि यदि आपने पासपोर्ट और आधार कार्ड जमा किया है तब ये दोनों के लिए काम करेगा। आपको दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। इसके अलावा यदि आपने मान लें कोई आपने पैन कार्ड जमा किया या वोटर आईडी कार्ड जमा किया, वोटर आईडी कार्ड में बेशक आपका एड्रेस भी होगा और फोटो भी होगा, लेकिन उसके बावजूद वोटर आईडी कार्ड में आपको अलग से अपना कोई एड्रेस प्रूफ भी देना है। या तो आप वोटर आईडी कार्ड को या तो आप एज ए फोटो आईडी दे सकते हैं या एड्रेस आईडी दे सकते हैं। दैट इज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंतर्गत बैंक जो है आप जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो बैंक जो है आपका खाता खोलता है। अब इसमें एक और चीज आती है जो वर्तमान समय में काफी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक लास्ट ईयर 2017 और 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर हम केवाईसी की बात करें, सपोज कीजिए अगर हम मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति के पास एड्रेस प्रूफ एक शहर का है, आईडी प्रूफ भी उसी शहर का है, परंतु यदि वो अपना खाता किसी दूसरे शहर में खुलवाना चाहता है तो क्या वो खाता खुलवा सकता है या उसको कोई लोकल एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए एक्स के पास मान लेते हैं उसके पास जो फोटो आईडी है दैट इज ऑफ चेन्नई, उसके पास चेन्नई का फोटो आईडी है एड्रेस का, और जो उसका एड्रेस प्रूफ है वो भी उसका चेन्नई का है। लेकिन अब यदि वह अपना खाता
अकाउंट ओपनिंग एट गुरुग्राम। यदि वह अपना खाता गुरुग्राम में खोलना चाहता है बट विदाउट लोकल एड्रेस प्रूफ, उसके पास कोई लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं है, उसके पास गुरुग्राम का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो क्या उसका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? यस, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, यदि किसी व्यक्ति का खाता गुरुग्राम में खुल रहा है और उसके पास गुरुग्राम का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ नहीं है, तब उस स्थिति में भी उसका खाता बैंक खोलने से मना नहीं कर सकता। अपना खाता खुलवाने के लिए एड्रेस प्रूफ, लोकल एड्रेस प्रूफ और लोकल आईडी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यहां पर एक गाइडलाइन जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास लोकल एड्रेस प्रूफ नहीं है, तब उस व्यक्ति को खाता खुलवाने के 3 महीने के अंदर अंदर अपना आईडी, लोकल एड्रेस प्रूफ बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। यदि 3 महीने के अंदर अंदर यदि वह व्यक्ति अपना लोकल एड्रेस प्रूफ बैंक के पास जमा नहीं करता, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो खाता है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा और लोकल एड्रेस प्रूफ देने के बाद वह व्यक्ति जो है अपना जो खाता है उसको दोबारा से चालू कर सकता है। यह सुविधा जो है भारत सरकार के द्वारा दी गई है कि आप किसी दूसरे शहर में रहकर भी अपना खाता जो है वो खुलवा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बैंकों को ये सुविधा जो है इसके अंतर्गत दी गई है। ये हमारा डिपॉजिट का एक पार्ट जो पिछली बार छूटा हुआ था केवाईसी के साथ, उसको अभी हमने यहां पर कवर किया। जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसके साथ साथ आजकल हम एक और चीज की भी जिक्र करते हैं, दैट इज एटीएम। What is ATM? ATM is automated ATM, automated teller machine। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हमें पैसा निकालने में मदद करती है और आज वर्तमान समय में यह पैसा जमा करवाने के लिए भी मदद करती है। और अगर हम एटीएम की बात करें, भारत में जो एटीएम्स है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा ब्राउन लेबल एटीएम्स और दूसरा होता है व्हाइट लेबल एटीएम्स। ब्राउन लेबल एटीएम्स एंड व्हाइट लेबल एटीएम्स। ब्राउन लेबल एटीएम्स installed by any banking company is called brown label ATM। यानी कि यदि किसी भी बैंकिंग कंपनी ने कोई एटीएम लगाया है तब इसको हम नाम देते हैं ब्राउन लेबल एटीएम।
यानी कि सपोज कीजिए SBI ATM, PNB ATM या ICICI बैंक ATM, क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी ने लगाए हुए ATMs है, इसको हम बोलते हैं ब्राउन लेबल ATMs। और ये जो होते हैं, ये ब्राउन लेबल ATMs जो होते हैं, इनमें उस बैंक का लोगो मेंशन होता है कि जहां पर जिस बैंक के ये ATMs होते हैं उस बैंक का लोगो जो है इसके अंदर मेंशन रहता है। अगर हम व्हाइट लेबल ATMs की बात करें, दैट इज ATMs installed by any other company than बैंकिंग कंपनी। यानी कि यदि कोई भी अन्य कंपनी जो बैंकिंग कंपनी नहीं है वो यदि एटीएम को इंस्टॉल करती है, देन इट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। जैसे आप नाम सुना होगा एक एटीएम का, दैट इज टाटा इंडिकैश, दैट इज अ व्हाइट लेबल एटीएम। या अभी रिलायंस ने कुछ एटीएम्स जो है वो अपने व्हाइट लेबल एटीएम्स लगाए हैं, या मुथूट फाइनेंस ने अपने कुछ एटीएम्स लगाए हैं। मुथूट फाइनेंस का जो एटीएम होगा दैट विल बी मुथूट फाइनेंस एटीएम जो होगा दैट विल बी व्हाइट लेबल एटीएम। जब हम एटीएम की बात करते हैं तो यहां पर एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत रेगुलरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि हमने एटीएम से पैसा निकाला और जो पैसा है वो एटीएम में फंस गया तो क्या किया जा सकता है। आपका खाता डेबिट हो गया लेकिन आपको पैसा नहीं मिला। इन दैट केस व्हाट इज द प्रोसीजर, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम एटीएम की बात करते हैं फेल्ड, जिसको हम नाम देते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन इन एटीएम, एटीएम का फेल्ड ट्रांजैक्शन, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इफ एनी ट्रांजैक्शन is a failed and account is debited but the customer did not receive the amount, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के खाते में फेल्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसका खाता जो है उसमें से पैसा निकल जाता है परंतु उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता, इन दैट केस, इस स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है। नंबर 1, कंप्लेंट should be filed with the bank where account exists। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कंप्लेंट वहीं पर लॉन्च करनी है जिस बैंक में आपका खाता है। ये नहीं कि जिस बैंक के एटीएम से विड्रॉ नहीं हुआ आप वहां कंप्लेंट करें।
सपोज कीजिए यदि आपका खाता एसबीआई में है और आपने पीएनबी के खाते से विड्रॉ करने का, एटीएम से विड्रॉ करने का प्रयास किया और आपका पैसा जो है वो स्ट्रक हो गया, इस केस में आपको जो कंप्लेंट लॉन्च करनी है दैट इज विद एसबीआई, क्योंकि आपका खाता जो है वो एसबीआई के साथ है। नंबर 2, बैंक will recredit the amount within 7 working days. Bank will recredit the amount within 7 working days from the date of received of कंप्लेंट। बैंक जो है आपका खाता में उस आपकी राशि जो निकली है उसको 7 वर्किंग डेज, 7 कार्यकारी दिवस के अंदर आपके खाते में पैसे को रिक्रेडिट करेगा आपकी कंप्लेंट मिलने के बाद। नंबर 3, in case bank fails to recredit the amount within prescribed time, यदि जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है 7 वर्किंग डेज, यदि उन 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि बैंक आपके खाते में पैसे वापस नहीं ला सकता तब बैंक विल पे द पेनल्टी। प्रेस्क्राइब्ड टाइम, द बैंक विल पे द पेनल्टी, बैंक तब उसके बाद पेनल्टी पे करेगा। और जो पेनल्टी है, पेनल्टी इज ₹100 पर डे irrespective ऑफ अमाउंट। बैंक जो है वो पर डे टिल the amount is recredited, बैंक जो है वो आपको हर रोज के 100 रुपए देगा, चाहे आपने कितना भी पैसा जो है वो फेल्ड ट्रांजैक्शन के अंतर्गत निकाला हो, और उस तारीख तक देगा जिस तारीख तक जो है आपका अमाउंट जो है वो आपके खाते में रिक्रेडिट नहीं हो जाता। ये तो कंडीशंस है, ये एटीएम के लिए ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम्स हो। ये एक कॉमन क्वेश्चंस है जो एटीएम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक छोड़े थे उसको हमने आज कवर किया। ये आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ शुरुआत करेंगे बैंकिंग के बारे में और कुछ बातें करेंगे, और खासकर हम शुरुआत करेंगे कुछ भारत में बैंकों के इतिहास की, कि भारत में बैंकों का इतिहास किस प्रकार से आया, भारत में बैंक किस प्रकार से खुले, कब खुले, कौन से खुले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, दैट इज नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक। थैंक यू वेरी मच for today.